हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2023 के स्लॉट 2 के 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जयंत बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ वाइट शर्ट्स एट द रेट ऑफ 1000 पर पीस एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स एट द रेट ऑफ 1125 पर पीस। उसने दो तरह की शर्ट खरीदी हैं, एक वाइट है और एक ब्लू है। वाइट का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज है पर पीस और ब्लू का जो प्राइस है वो 1125 पर पीस है। फॉर ईच शर्ट ही देन सेट अ फिक्स्ड मार्क प्राइस विच वाज 25% हायर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट्स। फिर उसने क्या किया कि उसने उन शर्ट को एक मार्क प्राइस दिया जो कि जो शर्ट का कॉस्ट था, एवरेज प्राइस उसका 25% हायर था। He sold all the shirts at a discount of 10% and made a total profit of 51,000। फिर उसने क्या किया, जो मार्क प्राइस था उस पर 10% डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद उसका 51,000 का प्रॉफिट हुआ। इफ ही बॉट बोथ कलर्स ऑफ शर्ट्स देन द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट ही कुड हैव बॉट इज, यानी कि जो उसके पास वो थी टोटल शर्ट्स कितनी खरीद सकता है ताकि मैक्सिमम शर्ट्स उसके पास आ जाए, मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। प्रॉफिट इसको 51,000 ही रखना है। वो किस तरह पॉसिबल है कि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स आ सके। ठीक है, तो एक बार इक्वेशंस बनाते हैं जो भी गिवन कंडीशंस है। यहां पे मेरे पास गिवन है, मैं मान लेता हूं तो उसने जो वाइट नंबर ऑफ शर्ट्स खरीदी हैं वाइट वो W है, जो नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स खरीदी हैं वो W है, B है। इस तरह से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आ गई W प्लस B। कुछ व्हाइट शर्ट्स हैं, कुछ ब्लू शर्ट्स हैं, मुझे नहीं पता कितनी है। नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट्स आर W, नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स आर B। फिर उसके बाद उसने गिवन है क्वेश्चन में कि 1000 रुपीज जो है मेरे पास व्हाइट शर्ट का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। ब्लू शर्ट्स का प्राइस जो है वो 1125 है, ये मुझे गिवन है यहाँ पे। For each shirt he then set a fixed mark price which was 25% higher than the average cost of all the shirts। मैं जितनी भी शर्ट्स हैं उनकी एवरेज कॉस्ट निकालता हूं। एवरेज कैसे निकालूंगा? टोटल कॉस्ट ऑफ द शर्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शर्ट्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट्स कितनी हो जाएगी? 1000 W प्लस 1125 B। ये तो टोटल कॉस्ट आ गई, क्योंकि एक शर्ट का प्राइस, व्हाइट शर्ट का प्राइस 1000 है और W नंबर ऑफ शर्ट्स है, तो टोटल व्हाइट शर्ट्स का जो कॉस्ट हो गया वो इतना हो गया। इसी तरह से टोटल ब्लू शर्ट्स का जो कॉस्ट है वो इतना हो गया। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ द शर्ट आ गई है। टोटल कॉस्ट ऑफ द शर्ट आने के बाद अगर मैं इसको नंबर ऑफ शर्ट से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको नंबर ऑफ शर्ट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एवरेज कॉस्ट पर शर्ट आ गई है। तो ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट पर शर्ट हो गई। अब ये कहता है कि एवरेज कॉस्ट पर शर्ट को 25% हायर रखा उसने मार्क प्राइस। तो 25% हायर रखा तो उसकी मार्क प्राइस कितनी हो गई? 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 25% हायर, तो 25% जो है मैंने ऐड कर दिया, 1.25 हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इन सबको उसने 10% डिस्काउंट पे बेचा। जब 10% इसमें डिस्काउंट अप्लाई किया तो -10% कर देंगे। -10% मतलब माइनस का 0.1, तो बचेगा मेरे पास। तो इस तरह से मेरे पास सेलिंग प्राइस पर शर्ट आ गई है। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस पर शर्ट आ गई है। अब सेलिंग प्राइस पर शर्ट है, अगर मैं इसको नंबर ऑफ शर्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। नंबर ऑफ शर्ट्स है मेरे पास W प्लस B। तो इस तरह से ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस का है। एवरेज प्राइस पर शर्ट, दिस इज 25% इंक्रीज, आई मीन कॉस्ट में इंक्रीज किया हमने, फिर 10% डिस्काउंट दिया, 0.9 से मल्टीप्लाई किया, तो हियर वी गॉट द एवरेज प्राइस, सेलिंग प्राइस पर शर्ट। फिर टोटल नंबर ऑफ शर्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। दिस वाज टोटल सेलिंग प्राइस। अब मेरे को निकालना है टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास इतना ही है, तो माइनस कर दूंगा इसमें से मैं दिस टर्म 1000 W प्लस 1125 B, ये मेरे को देगा टोटल कॉस्ट प्राइस। तो दिस इज 1000 W प्लस 1125 B, ये मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। और गिवन कंडीशन के हिसाब से टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस विच इज माय प्रॉफिट इज गिवन एज 51,000।
ये मुझे 51,000 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ ये टर्म, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गई है और यहाँ से वो वाली टर्म कॉमन आ गई है विच इज 1000 W प्लस 1125 B इज कॉमन हेयर। बचेगा मेरे पास 1.25 इंटू 0.9 माइनस 1, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.25 इंटू 0.9 इज 1.125 minus 1, that should be equal to 51,000, राइट। तो इस हिसाब से मेरे पास 1.125 माइनस 1 इज 0.125, 0.125 मैं इधर ले आऊंगा तो मेरे पास फाइनली जो वैल्यू आएगी दैट इज 1000 W प्लस 1125 B will be equal to 51,000 divided by 0.125. 51,000 divided by 0.125 which is equal to 408,000। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे पास, टोटल कॉस्ट जो आ रही है मेरे पास, टोटल कॉस्ट हेयर इज 4,08,000। अब मुझे निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी हो सकती हैं। तो एक लॉजिक तो सिंपल सा है, जब आपके पास लिमिटेड पैसा है, जब आपके पास लिमिटेड मनी है और मार्केट में आप 2 वैरायटी खरीदने जाते हैं तो ज़्यादा वैरायटी उस आइटम की खरीद सकते हैं जिसकी कॉस्ट प्राइस कम है, जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी वो आप कम खरीद सकते हैं अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पे W की वैल्यू निकालता हूँ। W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 408,000 माइनस 1125 B डिवाइडेड बाय 1000। ये मेरे पास W की वैल्यू आ गई है। अब कॉमन सी बात है, ब्लू मेरे पास महंगी वाली शर्ट है, व्हाइट सस्ती है, तो मुझे ब्लू की कम से कम क्वांटिटी खरीदनी होगी। ऑब्वियसली एक्सप्रेशन भी कहता है कि व्हाइट की ज्यादा खरीदेंगे, तो ये B की जो वैल्यू है दैट हैज टू बी मिनिमम, और W मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, नंबर ऑफ शर्ट्स इंटीजर है, सो दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी इंटीजर सच दैट B इज मिनिमम, B की मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दिस एक्सप्रेशन यानी 408,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये तो पूरा डिवाइड हो ही रहा है। अब मुझे खाली इसको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है 1125 डिवाइडेड बाय 1000 B। ये वैल्यू अगर मेरे पास इंटीजर आ जाएगी तो मेरे पास होल एक्सप्रेशन विल बी इंटीजर। भाई ये पूरा एक्सप्रेशन इंटीजर होना चाहिए। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये पहला पार्ट ये वाला है और दूसरा पार्ट ये वाला है। दूसरा पार्ट इज 1125 डिवाइड बाय 1000 इंटू B। सॉल्व करेंगे, 25 से कैंसिल करेंगे तो 40, 25 से करेंगे तो 45, 5 से कैंसिल किया 8, 5 से कैंसिल किया 9, यानी कि 9/8 B आ रहा है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 9/8 B आ रहा है। अब दिस हैज टू बी इंटीजर, दिस हैज टू बी इंटीजर एज वेल एज B शुड बी मिनिमम। B की जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम इस तरह से होगी इसकी कि B की वैल्यू 8 हो जाएगी। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। जब B की वैल्यू 8 हो जाएगी तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ B हो जाएगी एंड व्हाइट शर्ट जो है उसकी वैल्यू इंटीजर हो जाएगी। तो यहाँ पे B की वैल्यू 8 आ गई है। जब मैं B की वैल्यू 8 रखता हूँ, B की वैल्यू 8 रखता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये भाई, ये तो मेरे पास 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 408 बचेगा। तो नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट कितनी आ जाएंगी 408, सॉरी B की वैल्यू 8 हो जाएगी ना, B की वैल्यू 8 हो जाएगी तो ये वैल्यू 408 माइनस 9 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 399। तो मेरे पास व्हाइट शर्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 399 और B की जो वैल्यू आएगी यानी ब्लू शर्ट की वैल्यू आएगी वो 8। तो हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास 399 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 407। तो 407 मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स, सॉरी मिनिमम तो हमारे पास B आएगा, व्हाइट मैक्सिमम आएगा, और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम शर्ट्स पॉसिबल आर 407। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हियर इज 407। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A container has 40 liters of milk, then 4 liters are removed from the container and replaced with 4 liters of water. This process of replacing
4 liters of the liquid in the container with an equal volume of water is continued repeatedly, the smallest number of times of doing this process, after which the volume of milk in the container becomes less than that of the water is. मतलब आपके पास प्योर मिल्क सॉल्यूशन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन हम करते ही हैं मिक्सचर एलिगेशन में। तो मिल्क में से हमने कुछ मिल्क निकाला, फिर वाटर डाल दिया, फिर उतना ही पोर्शन हमने दोबारा मिक्सचर का निकाला, फिर वाटर से रिप्लेस कर दिया, फिर निकाला, इस तरह से। तो ऑब्वियसली मिल्क की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घटती जा रही है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम लेस देन दैट ऑफ वाटर। इसका मतलब जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है वो 50% से कम हो जाएगा। टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन मिल्क का आ रहा है टोटल सॉल्यूशन में, दैट शुड बी लेस देन 50%। दिस इज द क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पे हमको पता ही है, ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं पहले भी, विच सेज दैट अगर आपके पास वॉल्यूम 40 लीटर था मिल्क का और पहले ऑपरेशन के बाद यहां से 4 लीटर निकाल लिया। 4 लीटर का मतलब आपने कितना निकाल लिया, 4/40, 1/10 निकाल लिया। भाई 4 निकाल लिया और रिप्लेस कर दिया वाटर से। जब 4 निकाल के रिप्लेस कर दिया वाटर से तो 4 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 1/10 निकाल लिया, तो कितना बचेगा, 9/10। 9/10। द सेम ऑपरेशन आपने दोबारा किया तो मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन दोबारा कितनी हो जाएगी, 9/10 एंड सो ऑन। हमसे पूछा है कि ऐसे मैं कितने ऑपरेशन करूं कि मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन 50% हो जाए, यानी हाफ से कम हो जाए। हाफ से कम हो जाए मतलब इट शुड बी लेस देन 20। जो 40 लीटर मिल्क था इनिशियली वो 20 से कम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9, अगर ये पावर n हो जाएगी, मतलब ये n बार हुआ है ऐसा, तो 9/10 की पावर n शुड बी लेस देन 1/2। ठीक है ना, ये इधर हो जाएगा कैंसिल, 1/2 शुड बी लेस देन 0। ठीक है ना, इसका मतलब ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, 9/10 की पावर मतलब n की वैल्यू के लिए दिस शुड बी लेस देन 0.5। तो ऑब्वियसली वी कैन यूज कैलकुलेटर कि 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 कितनी बार करना पड़ेगा मेरे को। तो वी हैव गॉट द कैलकुलेटर, लेट्स डू इट। 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 3 बार हो गया, इंटू 0.9 4 बार, इंटू 0.9 मैंने 5 बार किया है, 0.9 की पावर 5 करके हूँ, तो मेरे पास 0.59 आ रहा है, पर मुझे लेसन पॉइंट इंटू 0.9 0.53 आ रहा है, इंटू 0.9 0.47 आ रहा है। तो मेरे पास कह सकता हूँ 0.9 की पावर जो 7 है दैट इज इक्वल टू 0.47। उससे जो पावर 6 ले रहा हूँ तो 0.53 समथिंग आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो 0.5 से बड़ा आ रहा है। तो मेरे को यहाँ पे n की वैल्यू 7 लेनी होगी ताकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है लेस देन 50% हो जाएगा, यानी कि 0.5 से कम। तो करेक्ट आंसर इसके लिए कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे आपको, नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर इक्वल टू। ठीक है ना, तो क्वाइट इजी क्वेश्चन। अगर आपको ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो इट विल बी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। द प्राइस ऑफ ए प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। Sita has a precious stone weighing 18 units. If she breaks it into 4 pieces with each piece having distinct integer weight, then the difference between the highest and the lowest possible values of the total price of the 4 pieces will be 2,88,000. Then the price of the original precious stone. ठीक है, कहने का मतलब ये है प्रपोर्शन का ही हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, विच सेज दैट ये प्राइस जो है किसी भी स्टोन का दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, यानी कि जितना ज्यादा वेट होगा उसका स्क्वायर उतना बड़ा होगा और उस प्रेशियस स्टोन की वैल्यू ज्यादा होगी। कांस्टेंट का साइन हटाएंगे हम तो k टाइम्स w स्क्वायर लगा लेंगे, ये हमको पता ही है। कांस्टेंट हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। तो प्राइस आपको इनिशियली निकाल सकते हैं 18 यूनिट्स अगर गिवन है वेट, तो पी की जो वैल्यू आएगी k इंटू 18 स्क्वायर, पी की जो वैल्यू आ जाएगी 18 का स्क्वायर इज 324। अगर k की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मैं इनिशियली जो प्राइस है 324 इंटू k वो निकाल सकता हूँ। अब क्वेश्चन में हमको कंडीशन है कि वो
उसको दो पार्ट में तोड़ती है, एंड शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस सच दैट, 4 पीसेस में वो तोड़ती है और वो डिस्टिंक्ट इंटीजर होते हैं। अब डिस्टिंक्ट इंटीजर में कंडीशन ये है कि दो मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस हमको गिवन है। अब मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब एक पीस जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और बाकी बहुत छोटे होंगे। भाई जैसे क्योंकि वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो एक पार्ट तो आपको सबसे बड़ा करना पड़ेगा और दूसरा छोटा करना पड़ेगा, इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू के लिए जो चारों टुकड़े होंगे वो आपस में क्लोज वैल्यू वाले होंगे, बहुत ही क्लोज उनकी वैल्यू रहेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि एक 3 जो टुकड़े करने पड़ेंगे वो बहुत छोटे छोटे करने पड़ेंगे और एक टुकड़ा बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो टुकड़े मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, मिनिमम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 सबसे छोटे वाले, क्योंकि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है मेरे पास। तो 1 + 2 + 3 = 6, तो एक सबसे बड़ा टुकड़ा क्या होगा मेरे पास, 12 वाला। कितने का होगा, इतने यूनिट्स का। और मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होगी, मिनिमम के लिए सब आपस में क्लोज होने चाहिए, इक्वल तो नहीं हो सकते क्योंकि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। तो 8 / 4 करूंगा मैं 4 के लिए तो 4.5 आता है। 4.5 को 2 ऊपर लूंगा 2 नीचे लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 4 5 एंड 6, 4 5 11 4 15 3 18 और ये 18। तो टोटल मेरे पास वेट आ गया 18 यूनिट्स। अब मैक्सिमम के लिए देखो यहां से स्क्वायर निकालूंगा तो मैक्सिमम ही आएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 12 स्क्वायर इज 144 विच इज नॉट 10 14 14 यानी 158। तो वेट मैक्सिमम कितना आ जाएगा 158, अगर इतने यूनिट से ब्रेक करता हूं तो। मिनिमम कितना आ जाएगा 9 + 16 + 25 + 36, राइट। 16 और 9 25 25 25 50 86। तो मिनिमम के लिए 86 और मैक्सिमम के लिए 158। आप रैंडम नंबर से ट्राई भी कर सकते हो बट लॉजिक इज हियर व्हिच आई हैव गिवन, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 2,88,000 है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, प्राइस कितना आ जाएगा 150 के, 150 वेट का स्क्वायर तो 158 हो गया, प्राइस कितना आ जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -86 के, -86 के। इसकी जो वैल्यू गिवन है मेरे पास वो 2,88,000 गिवन है, 2,88,000 गिवन है। तो ये डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास 58 एंड 14, 8 and 14 72, 72 के इज इक्वल टू 2,88,000। के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4,000, के की वैल्यू 4,000 आ गई है। हमसे क्या पूछा है, प्राइस ऑफ ओरिजिनल प्रेशर स्टोन इज, ओरिजिनल प्रेशर स्टोन। तो मेरे पास ओरिजिनल प्रेशर स्टोन का प्राइस कितना है, P इज इक्वल टू 324 इंटू के की वैल्यू कितनी है 4,000 विच इज इक्वल टू 1296। yes, here option is, so here we can say the value of original precious stone is 12,96,000। तो लॉजिक सिंपल सा है, यहाँ पे मैक्सिमम के लिए आपको एक पार्ट बहुत बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना है मुझे, और मिनिमम के लिए सब क्लोज रखना पड़ेगा। आप रैंडम वैल्यूज भी देख सकते हो, अदरवाइज द लॉजिक वी हैव गिवन ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल बोरोज ₹2 lakhs at an interest rate of 8% per annum, compounded half yearly. He repays 10,320 at the end of first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of third year. Then the total interest in rupees paid over the 3 years is nearest. यहाँ पे अनिल ने बोरो किए हैं 2 लाख रुपए, 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है मेरे पास, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाफ हो जाएगी और टाइम पीरियड डबल हो जाए। तो फर्स्ट ईयर के बाद उसने इतना पैसा दे दिया है, तो फर्स्ट ईयर के बाद उसका पैसा कितना चुकाना होगा, मतलब उसने जब 2 लाख रुपए लिए हैं मेरे पास, तो 2 लाख रुपए कितने हो जाएंगे, मतलब अगर 2 लाख रुपए की मैं वो निकालूं कि उसे अल्टीमेटली कितना टोटल इंटरेस्ट देना होगा, तो 2 लाख इंटू, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8% गिवन है बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, 4% हो जाएगा, तो 4% एंड टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, यानी कि 1.04 इंटू 1.04,
तो ये तो टोटल जो उसका विद इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा वो इतना देना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर। लेकिन आफ्टर 1 ईयर व्हाट ही डिड इज उसने कितना वापस दे दिया 10,320। इतना रुपए उसने कहा भैया मेरे पास है आप ले लो। तो अल्टीमेटली उसके ऊपर कितना पैसा और बचा, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 2 लाख इंटू 1.04 इंटू 1.04, 2 लाख इंटू 1.04 इंटू 1.04 विच इज 2,16,320। इसमें से माइनस कर दिया मैंने 10,320 इज इक्वल टू 2,06,000। तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास ये आ रही है 2,06,000, 2,06,000। दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 लाख इंटू 1.04 इंटू 1.04 इज इक्वल टू 2,16,320 माइनस 10,320, 2,06,000 ये आ गया। मतलब इतना रुपए देने के बाद उसको अभी इतना रुपए और देना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा 2,06,000 है, 2,06,000 पे 2 साल और इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो टाइम पीरियड तो 4 हो गए मेरे पास, देयर आर 4 टाइम पीरियड्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाफ। तो 2,06,000 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, तो टोटल इतने रुपए उसको और देने पड़ेंगे 2 साल के बाद। ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकालते हैं 2,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 की पावर 4 है बेसिकली ये, इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 विच इज इक्वल टू 2 लाख 206,000 multiplied by 1.04 into 1.04 into 1.04 into 1.04 which is 2,40,000, 2,40,990, 2,40,000 240,990.86 अगर एक्चुअल वैल्यू में निकाल लूँ मैं, कैलकुलेटर है मेरे पास, आई विल फाइंड इट। सो इतना रुपए मुझे चुकाने हैं 2 साल के बाद, यानी इनिशियल पीरियड से 3 साल के बाद, लेकिन पहले साल के बाद 2 साल के बाद। तो अब उसने टोटल रुपए तो ये दे दिए 3 साल के बाद, और पहले साल के बाद कितने रुपए दिए ये। सो अल्टीमेटली हाउ मच टोटल अमाउंट ही पेड इज इतना टोटल अमाउंट उसने पे किया आफ्टर 3 इयर्स। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया ये, इसमें 10,320 ऐड कर दूंगा, 10,320 ऐड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 251,310 which is 251,310.86। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने टोटल अमाउंट इतना दिया है और लोन कितने का लिया था 2 लाख रुपए का। सो इंटरेस्ट कितना होगा, इफ आई सब्ट्रैक्ट 2 लाख माइनस फ्रॉम दिस, इफ आई सब्ट्रैक्ट 2 लाख फ्रॉम दिस, तो 2 लाख मैं यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है ना। टोटल अमाउंट पेड इज दिस मच, पैसा इतना लिया था, लोन इतने का लिया था। सो बाकी जो बचा हुआ वो इंटरेस्ट होगा 51,310.86, 51,310, 51,000 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, 310.86 तो राउंड ऑफ करके 311 हो जाएगा। तो यार बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर भी आपके पास है तो कैलकुलेटर भी हमारे पास, कोई बड़ी डील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि इज ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h ऑन ए रोड, विजय इज 54 meters बिहाइंड रवि एंड ड्राइविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास रवि है, वो ड्राइव कर रहा है 40 km/h से। तो यहाँ पे रवि है मेरे पास, ड्राइविंग 40 km/h की स्पीड से। ठीक है मेरे पास। विजय इज 54 meters बिहाइंड रवि, भाई रवि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है ना। विजय इज 54 meters बिहाइंड रवि। तो यहाँ पे मेरे पास मैं मान लेता हूँ विजय है और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 54 meters है, 54 meters है।
एंड ड्राइविंग इन द सेम डायरेक्शन एज रवि, तो विजय भी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अभी तक जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से रवि है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, उसके 54 मीटर पीछे विजय है और दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अशोक इज ड्राइविंग अलोंग द सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट ए रेट, स्पीड गया 50 किलोमीटर पर आवर और 225 मीटर्स अवे फ्रॉम रवि, रवि से 255 मीटर्स है, कितना है 225 मीटर्स की डिस्टेंस है और उसकी स्पीड कितनी है, ये अशोक है, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच विजय शुड ड्राइव सो दैट ऑल द थ्री क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम। कहने का मतलब यह है अशोक इधर से आ रहा है, रवि इधर से जा रहा है और विजय रवि के पीछे जा रहा है और जहां भी वो मिलेंगे सेम टाइम पे मिलेंगे। भाई दो तो आपस में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे रवि और विजय मिलें तो अशोक सेम टाइम पे आ जाएगा, या अशोक और रवि मिलेंगे तो विजय भी वहीं पे होगा, तीनों साथ में ही होंगे जब भी वो मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना जब विजय और रवि मिलेंगे तो ऑब्वियसली विजय की स्पीड जो होगी वो रवि से ज्यादा होनी चाहिए। जो विजय की स्पीड होगी ऑब्वियसली विजय की स्पीड का ऑप्शन देखो तो हमेशा रवि से ज्यादा ही होंगे, वरना वो मिल ही नहीं पाएगा, हमेशा पीछे ही रहेगा। मैं मान लेता हूं कि जहां पे मिल रहे हैं ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये डी मीटर्स है, तो यहाँ पे मिल गए वो, तो यहाँ पे विजय भी है, यहाँ पे रवि भी है और यहाँ पे अशोक भी है। अब एक चीज आप समझो, जब वो मिल रहे हैं तो उन्हें शुरुआत साथ में करी है और मिल भी रहे हैं, तो तीनों का टाइम ऑफ ट्रैवल सेम होगा। टाइम ट्रेवल्ड बाय विजय इज इक्वल टू टाइम ट्रेवल्ड बाय रवि एंड टाइम ट्रेवल्ड बाय अशोक, क्योंकि दोनों ने साथ में शुरू किया तीनों ने, और जब मिल रहे हैं तो साथ में एंड हो गया। तो टाइम ऑफ ट्रैवल इज सेम एंड टाइम ऑफ ट्रैवल जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम ऑफ ट्रैवल जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस मीटर में गिवन है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए और समझने के लिए मैं सबकी यूनिट सेम रखूंगा। कैलकुलेशन वैसे भी हम करेंगे तो आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, बट टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे आई विल कीप ऑल द डायमेंशन इन दी सेम यूनिट्स। तो यहाँ पे विजय की मैं बात करूं, विजय की स्पीड में SV मान लेता हूं, स्पीड ऑफ विजय इज SV, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विजय इज 54 प्लस D एंड स्पीड ऑफ विजय इज स्पीड ऑफ V। अब देखो डिस्टेंस मीटर में मानी है मैंने, डिवाइडेड बाय मैं 1000 कर देता हूं, तो मेरे पास एटलीस्ट ये तो किलोमीटर में हो गई, डिवाइड बाय 1000 कर दिया, किलोमीटर में आ गई मेरे पास डिस्टेंस, डिवाइड बाय किलोमीटर पर आवर, तो ये मेरे पास टाइम आ गया, इज इक्वल टू टाइम ट्रेवल्ड बाय रवि कितना होगा, डिस्टेंस कितनी है D मीटर्स में है, डिवाइड बाय 1000 इनटू स्पीड ऑफ रवि कितनी है 40, इज इक्वल टू टाइम ट्रेवल्ड बाय अशोक विच इज इक्वल टू distance traveled by Ashok divided by speed of Ashok. Distance traveled by Ashok will be 225 minus D. 225 minus D divided by 1000 तो मैं कॉमन लेके ही चल रहा हूं, into speed of Ashok which is equal to 50. देखो यहाँ पे समय 1000 आ रहा है, पर जानबूझ के मैंने 1000 लिया है ताकि अब जो यूनिट ले रहे हो आप उससे जो आंसर आएगा सीधा किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। अब देखो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे तो मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में तो मेरे पास स्पीड ऑफ V आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, यानी क्या इक्वेशन बची है मेरे पास यहाँ पे, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा भाई क्या है यहाँ पे D, देखो 1000 तो सीधा कैंसिल कर देता हूँ मैं यहाँ से, 40 इज इक्वल टू कितना आ गया 225 माइनस D डिवाइडेड बाय 50। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया है, तो और सिंप्लीफाई करा तो कितना आ गया मेरे पास 5D इज इक्वल टू 4 इंटू 225 विच इज 900, 4 इंटू 225 विच इज इक्वल टू 900 माइनस का 4D, ठीक है। तो 9D की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 900, D की वैल्यू कितनी आ गई है, D की वैल्यू, यानी कि ये जो डिस्टेंस आई है मेरे पास, यानी रवि विल ट्रैवल 100 मीटर्स जहां पे ये मिल जाएंगे।
अब डी की वैल्यू 100 में यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे पास ये वाली इक्वेशन सॉल्व करूंगा मैं, 54 प्लस डी की वैल्यू तो 100 आई गई है ना, तो डी की वैल्यू 100 रखा, 54 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। एस वी इज इक्वल टू, ये कितना है मेरे पास, 100 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, यहाँ से एस वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये निकाल, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5, ये कितना आ जाएगा, 154 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 154 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना, तो 154 इंटू 2 इज 308 डिवाइडेड बाय 5, 308 डिवाइड बाय 5, 308 यानी 616, 61 पॉइंट समथिंग, 61.6 हो गया, राइट है ना, हाँ 61 पॉइंट समथिंग था, और ऑप्शन में देखा जाए तो 61 पॉइंट समथिंग यही है, 61.6। तो स्पीड ऑफ v should be equal to 61.6 such that all three will meet at the same point at the same time। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना सा लिया है कि इसको d मान लिया और ये कॉन्सेप्ट लगाया है कि टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ v will be equal to टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ r will be equal to टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ a। That's it, that's the only concept। 3 equations, we have 2 variables। यहाँ पे हमने इनको सॉल्व करके d निकाला, d की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने v की वैल्यू आ गई। यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, इवन दो वो सब में कैंसिल हो रहा है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई डिवाइडेड बाय 1000 सो दैट ऑल द यूनिट्स ऑन द सेम पैरामीटर। मीटर डिवाइड बाय 1000 किया तो किलोमीटर, तो किलोमीटर डिवाइड बाय किलोमीटर पर आवर, टाइम मेरा आर। ठीक है, सो दिस वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू like the way we solve the questions. Please comment and provide the feedback. Thank you.